नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में जीत के बाद नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। अमित शाह, जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक की होगी नई सरकार। साथ ही कहा, 1-2 निर्दलीय भी हैं संपर्क में। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र को देंगे विकास की सौगात। 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। लगातार 10वीं बार आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। 6.5% पर रखा इसे बरकरार। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मैच आज दिल्ली में होना है मुकाबला। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो बात करते हैं हरियाणा की, जहां रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। नायब सैनी अपने मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए अपने वरिष्ठ नेतृत्व से सलाह मशवरा कर सकते हैं। गौरतलब है कि सत्ता विरोधी लहर के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा ने हरियाणा में लगातार जीत हासिल कर सत्ता बरकरार रखी और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की वापसी की कोशिशों को रोक दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के अगुवाई में जनता के लिए काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि साइलेंट वोटर्स ने इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताता है, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा और इनेलो का गठबंधन असफल रहा। पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और वोट शेयर घटकर 1.82% पर आ गया। मायावती ने जाट वोटर्स को जातिवादी मानसिकता के कारण इस हार का जिम्मेदार ठहराया है। उत्तर प्रदेश में तो जाट समाज की जातिवादी मानसिकता जो दलितों के प्रति काफी हद तक बदली है हमने, लेकिन अभी हरियाणा में जो जाट समाज है उनकी जातिवादी मानसिकता अभी तक बदली नहीं है। तो एक तो ये कारण रहा है कि उन्होंने वोट नहीं दिया। दूसरा ये रहा कि वहाँ का जो जाट समाज है ये सोचता रहा
कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर हमें सत्ता में आने से रोकना है। तो जाट समाज के लोगों ने सोचा कि यदि हम विभिन्न गठबंधन को अपना वोट बांट देंगे तो बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी। इसलिए जाट समाज के लोगों ने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्होंने अपना एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को दे दिया, जिससे हमारी पार्टी को ये नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में नतीजों को लेकर कांग्रेस के आरोप पर भाजपा हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीत रही है वहां ईवीएम और चुनाव आयोग ठीक हो जाते हैं और जहां कांग्रेस हार रही है वहां ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं। ईसीआई के ऊपर सवाल, कांग्रेस पार्टी जो 8:30 बजे लड्डू जलेबियां बांट रही थी वो 12 बजे आते आते ईवीएम और ईसीआई को गाली देने लग जाती है। और तेलंगाना में ईवीएम ईसीआई ठीक होता है, पंजाब में ठीक होता है, दिल्ली में ठीक होता है, कर्नाटक में ठीक होता है, उत्तर प्रदेश में गलत होता है, उत्तराखंड में गलत होता है, हरियाणा में गलत होता है। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। दे पुट फैमिली अबाउ संविधान। ये फैमिली फर्स्ट करते हैं, संविधान फर्स्ट में यकीन नहीं रखते। इसीलिए जैसे ही चुनाव हारो, जैसे ही केस हारो, देश की संस्थाओं के ऊपर सवाल करना, कुठाराघात करना ये प्रारंभ कर देते हैं। और इन्हीं तमाम खबरों पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, तो हैट्रिक लगाने के बाद दिल्ली में भी सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। नायब सिंह सैनी, नायाब हीरा भाजपा का, वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और हरियाणा की जीत का श्रेय, इसका सेहरा पीएम के सर बंधा है, ऐसा उन्होंने कहा। ये देखिए, नायब सिंह सैनी दिल्ली आ गए हैं। शीर्ष नेताओं से मुलाकात का क्रम शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और जो चुनाव प्रभारी हरियाणा के रहे, जिनकी रणनीति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई, धर्मेंद्र प्रधान, उनके घर पर भी ये कहा जा रहा है कि दोपहर में बैठक हो सकती है। और अब चूंकि सब जानते हैं कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, इस बात का ऐलान कर दिया गया था, तो अब मंत्रिमंडल में कौन कौन से युवा चेहरे होंगे, इन सबको लेकर एक सलाह का क्रम भी शुरू होगा। लेकिन उससे पहले ऑब्जर्वर की नियुक्ति होगी। 2 ऑब्जर्वर कहा जा रहा है कि वो हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए नियुक्त किए जाएंगे। आज की जो मुलाकात बड़े नेताओं से है, उसके बाद शाम तक आप देखेंगे कि ऑब्जर्वर की नियुक्ति होगी। और खबर यह है कि जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। यानी एक जो डेट बताई जा रही है वो दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन ही कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। चूंकि तमाम नए चेहरे जीत कर आए हैं तो जरूर मंत्रिमंडल में कुछ युवा चेहरे दिखाई देंगे, एक संतुलन दिखाई देगा। तो उससे पहले शीर्ष नेताओं के साथ एक बातचीत नायब सिंह सैनी को करनी है, तो उस सिलसिले में आज दिल्ली पहुंच गए हैं। शीर्ष नेताओं से मुलाकात का क्रम शुरू हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अब दिल्ली में हलचल है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई एक तरह से शक शुबहा नहीं है, चुनाव के दौरान ही ऐलान कर दिया गया था। ऑब्जर्वर की नियुक्ति और विधायक दल का नेता उनका चुना जाना नायब सिंह सैनी को एक औपचारिकता ही है। तो निश्चित तौर पर अब सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या विजयादशमी के दिन ही शपथ ग्रहण समारोह होगा या फिर कोई और तारीख आएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अच्छा, क्योंकि सबको साथ लेकर चलने की बात लगातार भाजपा कहती रही और सभी वर्गों को साथ लेकर मंत्रिमंडल भी तैयार किया जाएगा और खबरों की सुगबुगाहट और चर्चा ये भी गर्म है, क्या डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहाँ पर भी अपनाया जाएगा जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखा गया है? देखिए, अगर आप बीते एक दशक में देखें तो बीजेपी ने कई राज्यों में, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप राजस्थान देखें, आप बाकी प्रदेश देखें, तो बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में तो 2 उप मुख्यमंत्री और बाकी जगहों पर 1 उप मुख्यमंत्री का एक तरीका अपनाया है, जहां पर वो खुद अपने दम पर बहुमत में है, वहां पर भी। तो ऐसे में इस बात को पूरी तरह से नकार देना कि उप मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये अभी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन चूंकि आप पिछले 10 सालों में देखें तो हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी पहले, इस वक्त निवर्तमान मुख्यमंत्री, और उससे पहले मनोहर लाल खट्टर तकरीबन 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे। तब कोई उप मुख्यमंत्री नहीं था। राज्य बहुत बड़ा नहीं है, छोटा राज्य है, तो ऐसा कहना कि उप मुख्यमंत्री होगा ही, ये बहुत मुनासिब नहीं होगा। लेकिन बीते कुछ राज्यों में अगर आप देखें, बीजेपी की जो रणनीति रही है उसमें उप मुख्यमंत्री भी देने की रही है, जिससे एक मैसेज जाता है, समाज के अलग अलग तबकों को भी एक प्रतिनिधित्व मिलता है कि किसी को उप मुख्यमंत्री मिल जाता है। और हम मंत्रिमंडल में देखते हैं कि अलग अलग वर्ग से लोग आते हैं।
तो हो सकता है कि इस पर विचार हो, लेकिन ये सब कुछ शाम को जब बैठक होगी उसमें जी। एक तय होगा कि क्या फार्मूला अपनाया जाए। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि जो प्रमुख बिरादरी हैं, जो प्रमुख वर्ग हैं हरियाणा के, कोशिश ये की जाएगी कि सबको जगह दी जाए, जैसा कि बीजेपी शासित राज्यों में होता रहा है। तो जितना संभव हो सकता है सभी वर्गों को आप मंत्रिमंडल में देखेंगे जगह पाते हुए, ये तय है। चूंकि ओबीसी समाज से नायब सिंह सैनी आते हैं और जिस तरह से जब अब आंकड़े सामने आ रहे हैं, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का जो एक बीजेपी ने फैसला किया था उसके बहुत अच्छे परिणाम क्योंकि आप सभी वर्गों का जिक्र कर रहे हैं शैलेंद्र, ओबीसी वर्ग से भी काफी बिल्कुल चेहरे होंगे, क्योंकि आप बहुत सभी वर्गों का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या उन तमाम नेताओं का कद बनना तय है, जिसमें महिपाल ढांडा का जिक्र किया जाए, बड़े जाट नेता हैं, श्रुति चौधरी का अगर मैं जिक्र करूं, या फिर वो चेहरे जिन्होंने इस जीत को दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है, मंत्री पद देकर उनका कद बढ़ाया जाएगा? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, दुष्यंत चौटाला आप देखें कि कुछ दिन पहले तक जो जेजेपी के वो हिस्सा थे, बीजेपी और उनका गठबंधन था, बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला था, जेजेपी साथ आई थी, तो वो एक महत्वपूर्ण पद और उप मुख्यमंत्री का पद उनको मिला था। लेकिन अब बीजेपी को अपने दम पर प्रचंड बहुमत, एक शानदार बहुमत हासिल हुआ है। तो निश्चित तौर पर जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि उप मुख्यमंत्री का पद हो सकता है, बीजेपी का ही कोई नेता यानी वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर दिखाई दे सकता है। चूँकि वो पिछली बार जेजेपी दुष्यंत चौटाला वो साथ में थी, हम जानते हैं कि कुछ चुनाव से कुछ समय पहले वो अलग हो गए थे, अलग चुनाव लड़ा था, 0 सीटें, यानी उन्हें कोई भी सीट हासिल नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर जिन चेहरों का आप नाम ले रहे हैं वो बड़े और चर्चित नाम हैं, जरूर उनमें से कई चेहरे नज़र आएंगे, कई दिग्गज भी आप देखें कि वो नज़र आएंगे जो चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में लेकिन ये कोशिश होती है बीजेपी की कि जब भी नया मंत्रिमंडल बनता है तो युवा चेहरों को आगे किया जाए। तो उस लिहाज से क्या बदलाव होगा उस पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन चूंकि स्कोप बहुत है, पिछली बार जेजेपी साथ थी तो सहयोगी को सीट देनी पड़ी थी, उप मुख्यमंत्री पद देना पड़ा था। इस बार ऐसा दरअसल बीजेपी के लिए नहीं है। हरियाणा छोटा राज्य जरूर है, लेकिन आप जानते हैं कि जेजेपी के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री पद उनको गया था। तो यहाँ पर स्कोप दिखता है। और अगर बड़े राज्यों में आप बीजेपी के प्रयोग को देखें, राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में तो 2-2 उप मुख्यमंत्री, तो संभावना भी दिखती है कि हरियाणा में भी एक उप मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन इस बार वो बीजेपी का उप मुख्यमंत्री होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब कौन कौन से चेहरे होंगे, किसका नाम सामने आएगा, इस पर चर्चा होनी है, जो सूत्र बता रहे हैं। ऑब्जर्वर की नियुक्ति होनी है, विधायक दल की बैठक भी जल्दी होनी है, और कोशिश यही है कि दशहरा तक शपथ ग्रहण हो जाए, दशहरा विजयादशमी के दिन शपथ ग्रहण हो जाए, ऐसी चर्चा है। हालांकि अभी इस बात का कोई ऐलान नहीं किया गया, सैनी के व्यक्तित्व को देखें, औपचारिक तौर पर किसी नेता ने बात। बिल्कुल, अगर नायब सिंह सैनी के व्यक्तित्व को देखें, कल हमने जब प्रधानमंत्री का संबोधन सुना तो बहुत अहम प्रशंसा के शब्द प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए, और कैसे उन्होंने अपनी छवि के जरिए हरियाणा में जो एक कहीं ना कहीं विरोधी कह रहे थे कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, उस पूरी लहर को ख़त्म किया और उनका अंडर करंट विरोधी जान नहीं पाए। तो उस लिहाज से कैसे आने वाला जो मंत्रिमंडल है और जब सरकार का गठन होगा तो उनके लिए किस तरह की राह रहने वाली है नायब सिंह सैनी के लिए? ये देखिए आंचल, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, केंद्र सरकार के काम और 10 सालों में हरियाणा में बीजेपी के काम से ये एक मौका आया है कि बीजेपी ने इतिहास बनाया है, लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर। नायब सिंह सैनी की खासियत ये है, संगठन में रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विनम्र नेता के तौर पर जाने जाते हैं, परिवारवाद से नहीं आए। चूँकि हरियाणा में आप देखें तो राजनीति कमोवेश आप देखें बीजेपी के उभार से पहले, चूँकि आज से 10 साल पहले हरियाणा में बीजेपी कोई बड़ी ताकत नहीं हुआ करती थी। बीजेपी के लिए हरियाणा में सरकार होगी और अपने दम पर सरकार होगी, ये एक सपना ही था 2014 से पहले। मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में सरकार बनी, फिर खट्टर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, फिर नायब सिंह सैनी को बनाया गया। तो ये विनम्रता एक बहुत बड़ी खासियत है नायब सिंह सैनी की। परिवारवाद से नहीं आते, चूँकि आप देखें चौटाला परिवार हो या फिर हुडा परिवार हो या इससे बंसीलाल, भजनलाल, तमाम परिवार की राजनीति हरियाणा में रही है। और ये कहते हैं कि परिवारों की राजनीति का बोलबाला अगर किसी राज्य में खूब देखने को मिलता है तो उसमें हरियाणा प्रमुख तौर पर सामने आता है। उससे इतर नायब सिंह सैनी ने एक
संगठन में काम करते हुए, अलग अलग पदों पर काम करते हुए, जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी उसे बखूबी निभाते हुए, हम्बल बैकग्राउंड से, विनम्रता से, कार्यकर्ताओं के साथ विनम्रता से मिलने की एक उनकी छवि है। तो वो सब एक उनके फेवर में गया है। जब ये हुआ कि चुनौतियां हैं हरियाणा में चुनाव प्रचार के समय, खुद वो देर रात तक कार्यकर्ताओं के बीच जाते रहे, घर घर जाते रहे, जहां से फीडबैक आया, जहां जाने की ज़रूरत हुई, लोगों को मनाने की ज़रूरत हुई, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान तो लगातार वहीं पर बने रहे, लगातार आपस में फीडबैक बातचीत होती रही। तो उसका नतीजा यह रहा कि पूरी टीम के साथ हरियाणा में बीजेपी चुनाव लड़ी और जहां जहां पर भी चुनौती थी उसे समय रहते दुरुस्त किया गया। और यही वजह है कि हरियाणा में इतनी शानदार सफलता मिली है। निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का फायदा दिखाई दिया है और उसकी वजह से जो उनकी एक छवि रही है, ओबीसी समाज को ज़्यादा बेहतर तरीके से पार्टी से जोड़ने में मदद मिली है और उसी वजह से हरियाणा में इतनी प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आई है। क्योंकि जो सीटें आई हैं, आप पिछली बार से भी देखें, ज़्यादा सीटें आई है और 2000 उससे पहले भी अगर आप देखें तो उससे भी, जब मनोहर लाल खट्टर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उससे भी ज़्यादा सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। तो बीजेपी के लिए बहुत शानदार जीत है। खासतौर पर लोकसभा चुनाव के जिस तरह से नतीजे आए थे हरियाणा में, जब 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई थी, हरियाणा में बहुत बड़ा झटका लगा था बीजेपी को। लेकिन लोकसभा चुनाव से अलग विधानसभा चुनाव में उन सारी कमियों को दूर कर लिया गया। हरियाणा में एक यूनाइटेड तौर पर बीजेपी के संगठन ने चुस्त दुरुस्त करके जनता से संवाद बढ़ा के इस चुनाव को लड़ा और उसका नतीजा सामने है। विज साहब का अब क्या होगा? वो तो कह रहे थे कि भाई वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे थे और मनोहर लाल खट्टर वरिष्ठ नेता हैं, अब उनका रोल किस तरह से डिफाइन करेगी पार्टी आलाकमान? देखिए, अनिल विज जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, गाहे बगाहे बयान देते रहते हैं। चुनाव के समय भी बयान दिया था, फिर सफाई दी। लेकिन एक बात जो कहते हैं वो आप देखिए कि वो उसमें एक तरह से वो बिल्कुल सभी उस बात को जानते हैं कि विधायक दल मुख्यमंत्री चुनता है। तो सही बात है, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल नए नेता चुनेंगे, तो उनकी अपनी कहने की शैली है। वो अब हरियाणा सरकार के विकास कार्यों की तारीफ करते हुए अपने अंदाज में बोलते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि वो दरअसल उनकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं और राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होने कोई बुरी बात भी नहीं है। वरिष्ठ नेता हैं, बयान भी देते रहते हैं, ज़्यादा मीडिया से बातचीत करते हैं, चुनाव जीत भी गए हैं। हालांकि जब कल शुरुआती दौर में वो पिछड़ते नजर आ रहे थे और दिग्गज नेता, तब ये कहा जा रहा था कि चलिए, क्योंकि आपसे मैंने अनिल विज जी पर सवाल पूछा, अंततः चुनाव जीत गए शैलेंद्र, क्योंकि अनिल विज जी के बारे में ही सवाल पूछा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अनिल विज को लेकर क्या कहा है, एक बार अपने दर्शकों को पहले वो सुनवा देते हैं। पता नहीं कहाँ से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए। लोकतंत्र का यही तकाजा है। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। तो विज साहब ने साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को दो टूक सुनाए कि भाई जहाँ जहाँ आप जीतते हैं वहाँ ईवीएम काम करती है, जहाँ नहीं है वहाँ पर सीधा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। तो ये खैर चुनावी प्रतिक्रिया है जो लगातार चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए और इन तभी अपडेट्स को, और आगे भी लगातार जो अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज तो बहुत अहम दिन है कि सरकार गठन को लेकर किस तरह से तैयारी है हरियाणा में, इसको लेकर जो सारी अपडेट्स आएंगी वो हम इस मंच से साझा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, हरियाणा की जीत का जश्न महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर खुशियां मनाई। महाराष्ट्र में अब इस साल विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा ये खुशी बीजेपी के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है। आत्मविश्वास से भरे कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि आगामी चुनाव में यहाँ बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो विजय भाजपा को मिली है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। साफ तौर पर ये जो जश्न है उसकी तस्वीरें आप महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र में भी अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और उस लिहाज से कार्यकर्ताओं का जश्न देखते हुए आप हरियाणा में जो विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है उसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बधाई मैं देता हूं और देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। ये जो आज का विजय है, ये विजय माननीय मोदी जी पर हरियाणा के और देश के जनता के विश्वास का विजय है और इस विजय ने दिखाया है कि हरियाणा वालों ने सब प्रकार की संकुचित राजनीति को बाजू में रखकर मोदी जी की विकास की राजनीति को स्वीकारा है। साथ में कश्मीर में आज लोकतंत्र की विजय हुई है। जम्मू कश्मीर के लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी जश्न मनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ढोल नगाड़ा बजाकर कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया, साथ ही कार्यकर्ताओं को मिठाई भी खिलाई। हरियाणा के चुनाव का जो परिणाम आया है, मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनके ऊपर विश्वास और भरोसा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी बार जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटी और कहा ये एक ऐतिहासिक जीत है। डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में भी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर अटकलें तेज हो गईं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस में सभी विधायक पहुंच रहे हैं। विधायक दल की बैठक कल होने की संभावना है। उसके बाद गठबंधन की बैठक पर चर्चा होगी। साथ ही प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा ने फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को, जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, उसको आंतरिक फैसला कहकर खारिज कर दिया और कहा सीट शेयरिंग के बाद अभी पावर शेयरिंग होनी बाकी है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक के बाद और गठबंधन की बैठक के बाद ही तय होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर लगी हैं कि गठबंधन में पावर शेयरिंग किस फॉर्मूले पर मोहर लगाई जाती है। जम्मू कश्मीर पर में भी सरकार गठन को लेकर अटकलें तेज है। लेकिन विधायक दल की बैठक जिसके कल होने की संभावना जताई जा रही है एनसी के, उसके बाद अब ये देखना होगा कि विधायक दल की बैठक में किसे नेता चुना जाता है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के विधायक दल की बैठक कल होनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कल होने वाली विधायक दल की बैठक का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के हितों को आगे बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर के लोगों का, बिलखसूस जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया
नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को अपनी मेजॉरिटी मिली। अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। वोटरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उनकी जिम्मेदारी थी पोलिंग बूथ तक पहुंचना और अपने वोट का इस्तेमाल करना। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर चल रही अटकलों के बीच उमर अब्दुल्ला ने निर्दलीय विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीते हुए 1 से 2 निर्दलीय विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही उपराज्यपाल से मिलकर सरकार गठन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक आध ने हमसे बात की है, हमारी बातचीत उनसे जारी है और जब वो आएंगे तो हम आपसे वो बात छुपा तो रख नहीं पाएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेट फॉर द लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग व्हिच विल टेक प्लेस टुमारो। Subsequent to the legislative party meeting, there will obviously be the alliance meeting. It will determine the leader of the alliance. The leader of the alliance will then, I assume, take letters of support, go to Raj Bhavan, stake a claim and request the LG to fix a date for the swearing in. But I would like that to happen as soon as possible. उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन की आधारशिला रखना शामिल है। इस पर 7,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा वो शिरडी हवाई अड्डे पर भी नए एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे, जिस पर 645 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इसके अलावा वे महाराष्ट्र के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन का शुभारंभ करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज मुंबई, नासिक, जालना, अमरावती, गढ़चिरौली, बुल्ढाना, वाशिम, भंडारा, हिंगोली और अंबरनाथ में स्थित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय कौशल संस्थान मुंबई और महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल से लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजधानी वियंतियाने में आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लाओस वर्तमान में आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सूनेक्से सिम्फाडोन के निमंत्रण पर हो रही है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की कई द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा देश के लुक ईस्ट पॉलिसी के आउटरीच के विस्तार के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इस यात्रा के दौरान भारत की प्राथमिकताओं पर लाओस में भारतीय राजदूत प्रशांत अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओ पीडीआर की राजधानी वियंचेन में 10 और 11 अक्टूबर को आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या कुछ महत्व है और यहाँ पर अहमियत क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, इसको समझने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है प्रशांत अग्रवाल जी, जो कि भारत के राजदूत हैं लाओ पीडीआर में। सर बहुत धन्यवाद। तो ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पूरा फोकस है, उसकी रोशनी में आप प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कैसे दें? यह वर्ष उनकी यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरे कर रहा है और यह पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक विजनरी लीडरशिप का ही परिणाम है। और यह पॉलिसी सिर्फ एक महज शब्द नहीं है, लेकिन इसका एक पिछले 10 सालों में बहुत एक एक्टिव और फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जिसकी वजह से हमारे संबंध पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ प्रगाढ़ हुए हैं। और यही पॉलिसी हमारे एक इंडो पैसिफिक रीजन अगर मैं कहूँ तो उसके साथ हमारे एक बृहत्तर एंगेजमेंट का भी एक महत्वपूर्ण आयाम रही है।
सर, जिस तरह से हमने देखा कि G20 के दौरान भी भारत को ग्लोबल साउथ का एक चैंपियन के तौर पर देखा गया, आसियान क्षेत्र में ये जो भारत की नई छवि है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और मुश्किल वक्त में जो भारत ने रिस्पॉन्ड किया है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ये जो भारत की नई पहचान बनी है पूरी दुनिया में, उसको इस क्षेत्र में कैसे लिया जा रहा है? भारत को एक बहुत ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पे जाना जाता है। मैं हमारे नई सरकार के पहले 100 दिनों की बात करूं तो उसमें जो एक हम लोगों ने एक भारत को एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह से जाना जाता है जब नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, तो हमने एक ऑपरेशन सद्भाव प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च किया, जिसके तहत जो टाइफून यागी में आपदाग्रस्त लोगों को लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम में हमने तुरंत सहायता पहुंचाई। तो भारत को एक बहुत विश्वसनीय पार्टनर और सहयोगी के तौर पे देखा जाता है। अंतिम सवाल सर मेरा होगा आपसे, जो भारत की जो सॉफ्ट पॉलिसी रही है उसको लेकर के, जो आसियान क्षेत्र भारत के बीच में जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध रहे हैं उसको कैसे और प्रगाढ़ता मिलेगी, और ये देखते हुए कि अभी कैबिनेट ने भी पाली और प्राकृत को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है और यहाँ पर बौद्धिज्म बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो बहुत सारे ऐसे लिंक मिलते हैं जो कि दोनों ही क्षेत्रों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे। जो हमारे इस देश से सांस्कृतिक संबंध रहे हैं वो आज से हजारों साल पुराने हैं। भारत का साउथ ईस्ट एशिया से संबंध बुद्धिज्म के तहत तो रहा ही है, लेकिन जो रामायण है उसके भी भिन्न भिन्न वर्जन्स पूरे साउथ ईस्ट एशिया में प्रचलित हैं। सब बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो हमें भी इंतजार है प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा का, और स्पष्ट तौर पर न केवल सांस्कृतिक तौर पर आसियान और भारत के जो संबंध है वो मजबूत होते नजर आएंगे, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो भारत की नीति है उसको आसियान के मंच पे और ज्यादा मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, लाओ पीडीआर। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 6 नवंबर तक टाल दी गई है। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाली, और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को इसी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित याचिका से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को पेश करने के लिए भी कहा। पिछली सुनवाई में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से ही एक याचिका पर सुनवाई चल रही है, ऐसे में 2 जगह सुनवाई उचित नहीं होगी। आपको बताएं कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश सरकार के सामने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था, जो भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 6 अगस्त 2019 को लेटर लिखकर गृह मंत्रालय से मांग की थी कि वो राहुल की भारतीय नागरिकता को रद्द करें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया समय पर आयोजित कराने का अनुरोध किया। आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी होने से देश भर में हजारों नीट पीजी उम्मीदवारों को काफी परेशानी होगी, और गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे एक मामले के कारण नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। कोलकाता के आर्जिकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या मामले में आज डॉक्टर देशव्यापी भूख हड़ताल पर हैं। ये भूख हड़ताल ट्रेनी जो तमाम चिकित्सक हैं उनके विरोध प्रदर्शन के समर्थन में हो रही है। इसके साथ ही डॉक्टरों का नियमित प्रदर्शन भी जारी है। FIMA ने ये कहा कि हम पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के साथ संपर्क में हैं और अपने रुख पर एकजुट भी। इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। देश भर के अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि मंगलवार को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 50 चिकित्सकों ने अपना इस्तीफा दे दिया, और इन डॉक्टर्स ने बलात्कार और हत्याकांड की शिकार ट्रेनी महिला चिकित्सक के लिए न्याय की मांग को लेकर 5 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे जो तमाम चिकित्सक हैं उनके प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए ये कदम उठाया है।
कोलकाता रेप मर्डर केस में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन आज देशव्यापी भूख हड़ताल पर है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक पीड़िता डॉक्टर को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। इससे पहले आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में कल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 50 सीनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दिया। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर 5 अक्टूबर की शाम आमरण अनशन पर बैठे। वो अपनी 9 मांगों पर अड़े हैं। दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने कहा कि सरकार अपने सभी वादे पूरे कर रही है। ममता सरकार ने डॉक्टरों से अनशन खत्म करने की अपील की। वहीं चंडीगढ़ के डॉक्टर भी एकजुटता के साथ डटे हुए हैं और आज एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर भी कैंडल मार्च निकालेंगे। बसपा के संस्थापक आशीराम का आज परिनिर्वाण दिवस है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर कहा कि बामसेफ DS4 और बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी को आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। यूपी और देश भर में उन्हें विभिन्न रूपों में श्रद्धांजलि अर्पित करने वाली पार्टी के सभी लोगों अनुयायियों का तहे दिल से आभार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रिय राजनेता कांशीराम को उनके परिनिर्वाण दिवस पर नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, दलितों, वंचितों और शोषितों के प्रखर स्वर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की कार्यकारी निदेशक नतालिया कनेम भारत यात्रा पर आई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो बीते 30 साल से भारत आ रही हैं और उन्होंने देश में कई सकारात्मक बदलाव देखे। नतालिया ने कहा कि भारत में प्रगति की गति और तेजी देखकर वो रोमांचित हैं। It's encouraging to see that government is speaking about women-led development in the regions. The girl who really wants to go to school, to finish her education, to look at her life choices in a bright future, that we're going to contribute to building that bright future as a good partner to India. नतालिया कनम ने महिलाओं की अगुवाई वाले विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में आशा जताई और कहा, ये देखना प्रेरणादायक है कि भारत की सरकार विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के बारे में बात कर रही है। And we look at the huge achievements over the course of 50 years in this country. Child marriage has dropped by half in that period. This is a signal that culture is changing, the girl child is being educated, and all of this is going to mean happier families, empowerment of women, and the ability for economic prosperity, but also lots more human happiness. आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों के बहुमत से ये फैसला लिया गया। After assessing the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC decided by a majority of 5 out of 6 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they stand at 6.75%. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 6.7% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही उन्होंने वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा। Real GDP grew by 6.7% in the first quarter of this financial year, that is 24-25. And this was led by a revival in private consumption and improvement in investment. The share of investment in GDP reached its highest level since 2012-13. Government expenditure, on the other hand, contracted during the first quarter.
सैमसंग के चेन्नई स्थित श्री पेरम्बदूर प्लांट में पिछले महीने शुरू हुई हड़ताल अब तक जारी है। इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने कल रात भर छापेमारी की और करीब 10 सैमसंग कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर्मचारियों में सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन के सभी प्रमुख आयोजक और पदाधिकारी शामिल हैं। आज दोपहर 12 बजे हड़ताल पर बैठे कर्मचारी एक बड़ा विरोध कार्यक्रम करने की तैयारी में हैं। ये सभी गिरफ्तारियां उस कार्यक्रम को रोकने के लिए की गई। दरअसल सोमवार को एक नाटकीय घटनाक्रम में कर्मचारियों ने कंपनी की ओर से दिए गए एक MOA में उल्लिखित शर्तों को अस्वीकार करते हुए हड़ताल कर जारी रखी। आपको बताएं कि इस MOA पर कर्मचारियों की समिति ने हस्ताक्षर किए थे जो कंपनी के पक्ष में है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने एक अन्य सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन का गठन किया। कर्मचारियों की मांग है कि पहले यूनियन को मान्यता दी जाए, फिर हम शर्तों पर चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब खबरों की कारवां को बढ़ाते हैं आगे। सरकार ने दालों के खुदरा विक्रेताओं से थोक कीमतों में गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को देने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि अगर वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने दालों की कीमतों पर चर्चा के लिए रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और प्रमुख संगठित खुदरा श्रृंखलाओं के साथ बैठक की। बैठक में उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव ने कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान प्रमुख मंडियों में तुअर और उड़द की कीमतों में औसतन लगभग 10% की गिरावट आई है। WHO ने घोषणा की कि इस वर्ष भारत ने आंखों की गंभीर बीमारी ट्रैकोमा के खात्मे में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 3रा देश बना। WHO ने आज नई दिल्ली में अपनी क्षेत्रीय समिति की बैठक के दौरान भारत के ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र सौंपा। ट्रैकोमा एक जीवाणु संक्रामक बीमारी है जो आंखों को प्रभावित करती है और संक्रमित लोगों की आंखों, पलकों, नाक, गले के स्राव से ये माध्यम से ये फैलता है। 1950 और 60 के दौरान ट्रैकोमा देश में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक था। इसके प्रसार से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर शारदीय नवरात्र के 7वें दिन कालरात्रि मां के वीडियो को शेयर कर भक्तों के भयमुक्त जीवन की कामना की है। पर्यटन मंत्रालय ने बीते मार्च में देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 पहल की शुरुआत की थी। इसके तहत लोग अपने पसंदीदा पर्यटक स्थलों के लिए पोर्टल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों की पहचान कर उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करेगा। इसके लिए 15 अक्टूबर तक वोट डाले जा सकेंगे। और क्या पर्यटन मंत्रालय की इस पहल में खास है, देखिए इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। केंद्र की मोदी सरकार पिछले करीब 10 साल से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करती रही है। इसी कड़ी में पर्यटन मंत्रालय ने कुछ महीनों पहले देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 पहल की शुरुआत की थी। इसके जरिए लोग अपने राज्य में अपने सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों को चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को श्रीनगर में इस पहल का उद्घाटन किया था। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है।
एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। पर्यटन मंत्रालय ने इस राष्ट्रव्यापी पहल को शुरू किया था। इसके लिए मंत्रालय ने लोगों के पसंदीदा पर्यटक स्थलों के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा शुरू की थी। इसका उद्देश्य नागरिकों के साथ जुड़कर सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों की पहचान करना है, ताकि उन्हें मिशन मोड में विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सके। वोटिंग के परिणामों के आधार पर प्रमुख हितधारकों से पर्याप्त समर्थन और निवेश हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके लिए मतदान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय इसमें वोट करने वाले लोगों को एक खास पर्यटन स्थल की यात्रा जीतने का मौका भी दे रहा है। इस पहल के जरिए पर्यटन मंत्रालय सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए लंबे समय तक उनका अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। मतदान के लिए पर्यटन स्थलों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियां हैं आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं विरासत, प्रकृति एवं वन्य जीवन, साहसिक और अन्य। ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर पर्यटन स्थलों को लेकर लोगों की धारणाओं को समझने की कोशिश की जाएगी। 4 मुख्य पर्यटन श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणी वो है जहां कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पसंदीदा स्थल के लिए वोट कर सकता है। इसके तहत लोग जीवंत सीमावर्ती गांव, वेलनेस टूरिज्म जैसे अनदेखे अहम पर्यटन स्थलों को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक समर्पित पोर्टल innovateindia.mygov.in/देखो अपना देश/ पर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए वोट कर सकते हैं। सरकार लोगों से अपने राज्य के सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों के लिए वोट करने की लगातार अपील कर रही है। इससे इन स्थलों की देखरेख के लिए आवश्यक बजट आवंटित करने और आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही पर्यटन मंत्रालय को कम ज्ञात पर्यटक स्थलों को समझने में मदद मिलेगी, जिन्हें अब तक लोकप्रिय रहे पर्यटक स्थलों के अलावा भी लोग देखना पसंद करेंगे। इस पहल के साथ पर्यटन मंत्रालय 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में भारत की विकास यात्रा में मदद कर रहा है। आप भी आने वाले 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वोटिंग करके इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड से जुड़ी कुछ खास खबरें। कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 77वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का भव्य आयोजन हुआ। 77वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में दिग्गज अदाकार शर्मिला टैगोर भी पहुंची। उन्हें फिल्म गुलमोहर के लिए अवार्ड से नवाजा गया। रेड कारपेट पर उन्होंने फिल्म से जुड़ी कई चीज़ें बताईं। इस मौके पर शर्मिला टैगोर से डीडी न्यूज़ की संवाददाता श्वेता निगार ने खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं नेशनल अवार्ड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी, क्योंकि राहुल फर्स्ट फिल्म और डायलॉग के लिए मिलना। और ज़्यादातर मैंने भी कहा उसमें डायलॉग जो माय डायलॉग्स वर परफेक्ट, ब्यूटीफुल। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज दिस फिल्म हम एक जैसे फैमिली के जैसे काम किया। तो मनोज, सिमरन, उत्सवी, कावेरी, सब एक साथ, सूरज, सो वी वर सो टुगेदर, इट वाज लाइक अ फैमिली। और दिल्ली में शूटिंग हुई है, सो लवली। जब मैंने फिल्म देखी सचमुच मैम, मुझे ऐसा लगा लाइक इस घर का पार्ट तो मैं भी हूँ। और घर की बात है, घर की बात है ये, बिल्कुल। इतना टची स्टोरी और जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी, आपकी एक्टिंग, सभी की राहुल वर्क्स एंड म्यूजिक इज सो गुड। तो व्हेन वी गॉट मेनी अवार्ड्स, मेनी अवार्ड्स, मगर जब नेशनल अवार्ड मिला तो वी वर ऑल जंपिंग अप एंड डाउन, बिकॉज इससे ज़्यादा ऑनर क्या हो सकता है। रियली आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं मैम, अब तक बहुत अवार्ड्स मिले हैं। एंड पीपल लाइक्ड इट एंड दैट्स द बिगेस्ट अवार्ड। मगर नेशनल अवार्ड बहुत मायने रखता है।
So that's a feather in the cap. एक लंबे समय से आप फिल्मों में हैं और अपने एक्टिंग से, अपनी अदाकारी से, अपनी खूबसूरती से आपने लोगों के दिलों पर कई दशकों तक राज किया है और आज भी कर रही हैं। कैसा महसूस होता है और कौन सी फिल्म आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? Oh, I have so many films. Anupama hai, then Mausam, then Safar, Aradhna, और पहले रे के साथ, सत्यजीत राय के साथ उपुर संसार देवी, बंगाली में भी बहुत काम की है। और एक लेटेस्ट फिल्म जो मैंने बंगाली में की है पुरातन, वो मामी फिल्म फेस्टिवल में दे आर शोइंग। उसके बाद इट विल बी रिलीजिंग इन कोलकाता जनवरी एंड में। तो I think I've done very well and it's a lovely role and I think everybody will like it. आपने बदलते सिनेमा के साथ काम किया है और इतने बदलते दौर देखे हैं और हर दौर में आप अपने आप को फिट पाती हैं, मतलब दर्शक आपको फिट पाते हैं। तो आपको सोच रही थी कि कश्मीर की कली 64 में हमने कश्मीर में शूटिंग की, हर जगह और कोई डर नहीं, आराम से शूटिंग हुई। सो एंड ब्यूटीफुल म्यूज़िक। उस वक्त से हमेशा हम कश्मीर अप्रैल महीने में और अक्टूबर, ये तो एक रूटीन। सो वी यूज्ड टू गो एवरी ईयर, ट्वाइस अ ईयर, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन वी हैड एंड लवली। सो दैट वाज अ लवली टाइम। एंड देन ऑफ कोर्स आई डिड सम कैरेक्टर रोल्स आल्सो एंड नाउ आई नेवर, हमेशा मैंने बंगाली फिल्म के साथ टच में रही हूँ। सो दैट्स बीन वंडरफुल आल्सो। इतने सारे जो आपने बदलते दौर देखे, बदलते सिनेमा में आज का जो सिनेमा है उसे आप कैसे देखती हैं? वेरी गुड जो OTT प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। और जैसे अभी हमने वो देखा क्रू और स्त्री एंड राजकुमार राव, आई एम ग्रेट फैन ऑफ राजकुमार राव एंड करीना ऑफ कोर्स इज डूइंग सो वेल। सो इट्स वंडरफुल, इट्स वेरी गुड, नाउ इज़ गुड। महिलाओं का रोल भी बदला है और महिलाएं, यस, आई मीन क्रू में देखिए आप 3 औरतें एंड ऑल गुड लुकिंग, यंग एंड they're doing crazy things but wonderful. We love it, we clapped for it. Yes, thank you. तो अपनी खुशी जाहिर करती हुई मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर और वहीं गुलमोहर फिल्म के अभिनेता मनोज वाजपेयी से भी DD न्यूज़ की संवाददाता शैला निगार ने खास बात की है। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। समय हमारे साथ गुलमोहर की टीम मौजूद है और आप जानते हैं मनोज वाजपेयी महान अभिनेता जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और गुलमोहर की टीम को 3 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये सचमुच बहुत सम्मान की बात है। सबसे पहले मैं आपसे ही प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी सर। पूरी टीम को जब एक साथ सम्मान मिलता है तो इससे बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती है। तो मेरे लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ द पोएटिक जस्टिस। You know, in the end, what happens if the end is good, everything is good. You know, everything gets washed out. You know, so eventually, जो भी हमने मेहनत की, बहुत मेहनत किया, बहुत सारा काम किया, इन लोगों ने बहुत शुरू से लिखना शुरू किया और ख़त्म हो रहा है कहाँ पे देखिए, नेशनल अवार्ड पे, वो भी 3 अवार्ड के साथ। इससे बड़ी उपलब्धि किसी फिल्म के लिए क्या हो सकती है। वो जो फीलिंग्स थी, वो जो बेटे की फीलिंग्स थी और जो सोच थी, जो तड़प थी, वो सब कुछ ऐसा है जिनके बारे में शब्द नहीं है। देखिए क्या कैसे सिर्फ इसलिए कह सकता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि इतने सालों से आदमी इस विधा में पारंगत होने की कोशिश कर रहा था, एक बात तो ये होती है। दूसरी बात होती है कि लाइफ जर्नी, जीवन यात्रा, दोनों चीज़ों को मिला करके कुछ चीज़ें बनती हैं। अब मैं जीवन के उस मोड़ पे खड़ा हूँ और इतने गांव से लेकर के यहाँ तक की यात्रा इतनी लंबी रही है कि अभी कोई भी पात्र ऐसा लगता नहीं है कि देखा ना हो, सुना ना हो, महसूस न किया हो। तो मेरे ख्याल से और सारी चीज़ें आपके अंदर में हैं और एक विधा है, एक क्राफ्ट है जो उसको बाहर लेके आता है। I'm really grateful. When I started out, I never thought that I'll reach here. I always thought that if I get one national award, my life will be complete. But here, you know, the Almighty there and the people who've been giving me, people like him, you know, who have been giving me opportunities to really express myself in such a way that it somewhere, you know, reflects. So yeah, thank you, and thank you for really covering us. Thank you. Sir.
और बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज नई दिल्ली में होगा। दिल्ली के अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मैच आज। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।